हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का ITS क्लासेस में। डेली बेसिस पे मैं अब 10 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने वाला हूं। ये सारे क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे और जितने भी अपकमिंग वैकेंसीज़ है ALP टेक्नीशियंस एंड रेलवे JEE के लिए, उन सारे लोगों के लिए ये डिस्कशन बहुत ही बेनिफिट होगा। आप जो GS की पोर्शन की जो तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस होंगे, इन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं एक जगह करके डिस्कस करूंगा और कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। तो डिस्कशन पूरा सुनना। आप जो GS तैयारी कर रहे हो वो अपना करते रहिए और डेली बेसिस पे सिर्फ ये लेक्चर सुनना। आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा। और अगर लगे मुझे कि नहीं आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है तो मैं इसको डेली बेसिस पे कंटिन्यू रखूँगा। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा मैं कि बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स फाइंड आउट द मिसिंग वर्ड। क्या है भाई रिलेशनशिप? द क्लोजियम, उसके बाद है इटली, पेट्रा यहाँ पे डेस है। देखो द क्लोजियम क्या है? द क्लोजियम एक 7वें अजूबे में से कोई एक अजूबा है, ठीक है। ये किस कंट्री में है? इटली में है। उसी तरीके से जो दूसरा कोई अजूबा जिसका नाम पेट्रा है, तो पूछा भाई उस कंट्री का नाम बता दो। तो अगर आपको 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के पता रहेंगे तो आप इस क्वेश्चन को इजीली करके ले चले जाओगे। तो भैया ये सारे आपको नोट करके रख लेना है कि जो 7 वंडर्स होते हैं, उन 7 वंडर्स में से क्राइस्ट द रिडीमर जो स्टेचू है ये ब्राज़ील में है, ताजमहल हमारी कंट्री इंडिया में है, पेट्रा जो है जॉर्डन में है, उसके बाद माचू पिचू पेरू में है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइना में है, और ये चीचन बोल सकते हो, इट्जा मैक्सिको में है, और क्लोजियम जो है ये कहाँ पे? इटली में है। तो क्लोजियम का रिलेशन दिया हुआ था, पेट्रा का पूछा था। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेट्रा जो है भाई, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पेट्रा का जॉर्डन, यानी कि आंसर हो जाएगा B, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स फाइंड आउट द मिसिंग वर्ड। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा डिस्कशन हमारा हिंदी रहेगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है कि पूछा क्या जा रहा है। अब देखो भरतनाट्यम जो है ना, 8 क्लासिकल डांस हमारे कंट्री में टोटल। उस क्लासिकल डांस में से एक भरतनाट्यम भी है। ये किस स्टेट में है? तमिलनाडु का है। तो यहाँ पे रिलेशन पूछा गया कि भाई कुचिपुड़ी जो है ये किस स्टेट का क्लासिकल डांस है। तो आपको ये सारे 8 क्लासिकल डांस के फॉर्म जो है पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भरतनाट्यम तमिलनाडु के लिए है, कथक यूपी के लिए होता है, कथकली एंड मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल के लिए है, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश के लिए है, मणिपुरी नाम से समझ में आ रहा मणिपुर का होगा, ओडिसी ये उड़ीसा का है, एंड ये सत्रिया जो है ये असम का है। तो कुचिपुड़ी पूछा था ना ये वाला, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? C, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IPCC स्टैंड्स फॉर। तो IPCC का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये होता है द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ये भी एक जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसी का एक संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट जो चेंज, जो क्लाइमेट से जो रिलेटेड इशू होते हैं उसको ये देखते हैं वर्ल्ड में। और इसमें पूछा जाता है कि भाई ये जो IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ थी? इसकी हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है, और जेनेवा एक सिटी है कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना फॉर्मेशन कब किया गया था? 1988 में, ठीक है। चलो और कुछ थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं बताता हूँ, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। आप हमेशा सुनते हो UN डे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन डे। यूनाइटेड नेशन जो है सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बनाई गई एक संस्था है पूरी वर्ल्ड की, और ये बना था कब? 24 अक्टूबर 1945। तो यूनाइटेड नेशन डे पूछ लेगा कब है, तो क्या बताओगे? 24 अक्टूबर बताओगे। इस संस्था को बनाने की टाइम स्टार्टिंग में कौन कौन से लीडर थे? तो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? चर्चिल। डिसाइडेड टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट वुड हेल्प टू एंश्योर पीस। मतलब जिस तरीके से सेकंड वर्ल्ड वार हो गई तो कैसे दुनिया में शांति को कायम रखा जाए, उसी लिए जो है यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन किया गया था अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के द्वारा और ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल के द्वारा। ये आपको याद रखना है। और 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं, ठीक है। तो अभी अगर बात करोगे कि यूनाइटेड नेशन डे में, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था जो है, इसमें टोटल कितनी कंट्री है? तो टोटल अभी इसमें 193 मेंबर्स हैं। हमारा कंट्री इंडिया भी इसका एक पार्ट है। और
देखो जो साउथ सूडान है ना, ये सबसे लास्ट जोड़ा गया कंट्री है। और पूछा जाएगा कि यूनाइटेड नेशन की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर रहती है, न्यूयॉर्क सिटी में इसकी हेडक्वार्टर देखने को मिलती है। और जिस तरीके से हमारी कंट्री इंडिया का जो है डिस्कशन जो होती है, जो नेता लोग कहाँ पे करते हैं, पार्लियामेंट में करते हैं, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वर्ल्ड के सारे जो लीडर एक जगह बैठ कर डिस्कशन करते हैं, उसका नाम क्या होता है, द जनरल असेंबली होती है। ठीक है। और एक द सिक्योरिटी काउंसिल भी होती है। इसका काम क्या रहता है, द सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है ये मेंटेन को रखती है वर्ल्ड में शांति, ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पूछा जाता है कितने टोटल मेंबर्स होते हैं, तो 15 मेंबर होते हैं किसमें, द सिक्योरिटी काउंसिल में। और ये मेंबर जो होते हैं, कोई मेंबर मान लो अगर सेलेक्ट होता है, उसमें से 5p + 10 मतलब 5 जो होते हैं वो 5p का मतलब हो गया परमानेंट मेंबर होते हैं, जो परमानेंट सदस्य होते हैं। कौन कौन से देश होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये जो 10 सदस्य होते हैं हर 2 साल में, मतलब जो इनका टेन्यूर होता है 2 साल के लिए होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद भी रखना है कि सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड नेशन एंड यूएसए, ये 5 ऐसे कंट्री है जो द सिक्योरिटी काउंसिल के लिए 5p परमानेंट जो मेंबर होती है उसमें ये आती है। क्लियर हो गया। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होती है, और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होती है उनका टेन्यूर कितने टाइम के लिए होता था, ये 2 साल के लिए होता है। और इसमें थोड़ा सा अगर मैं मोटा मोटी की बात करूँ तो इस स्लाइड को भी यहाँ पे ये वाला छोड़ दो, यहाँ पर थोड़ा सा देख लो आप कि जो द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नीदरलैंड में है। किस जगह पे, द हेग बोलते हैं। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसका पूछा जाता है हेडक्वार्टर, कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये है जेनेवा। देखो जेनेवा लिखना एक सिटी, और जितने भी सारे संस्था की जो हेडक्वार्टर जेनेवा है उसको एक जगह रखना, ताकि आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर कहाँ, जेनेवा। पूछा जाता है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन पूछे, इसलिए इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके रख लेना। ठीक है। डेली बेसिस पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको एक नोट में आप जो टॉपिक क्वेश्चंस के साथ और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको टॉपिक को भी आप कलेक्ट करते रहना। और जब डेली बेसिस पे इस तरह आप कलेक्ट करते चले जाओगे तो आप देखना जब 1 मंथ हो जाएगा तो भाई आपके पास कितनी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है रहेगी आपके जीएस वाले पोर्शन में। उसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी है। यूनिसेफ, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका रोम में है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को। पता नहीं इसका कितना ज़्यादा भाई, इसका फुल फॉर्म हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है। फुल फॉर्म यूनेस्को का क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ, पेरिस में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर जेनेवा में। IEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी हेडक्वार्टर वियना में। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसका है वाशिंगटन डीसी में। UNDP, इसका देखो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, UNDP का जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका है न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका है नैरोबी केन्या में है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जेनेवा में है। और ये यूनाइटेड नेशन वीमेन की जो एक संस्था, ये भी आपका न्यूयॉर्क सिटी में है। और यूनाइटेड नेशन का भी मैंने बताया ये कहाँ पर है, इसकी भी हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में ही है। तो ये सारे आपको स्लाइड आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है और भाई नोट करके रख लेना है कि इंपॉर्टेंट जितने भी सारे ऑर्गेनाइजेशन है इनकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है कि जो काइटो प्रोटोकॉल है वो किस साल में फोर्स में आया था, मतलब वो कब से लागू हो गया था। जो काइटो प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए, ये जो है 2005 16 फरवरी 2005 को जो है लागू हो गया था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा A। लेकिन और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन कि काइटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड रहता है। तो ये जो होता है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड रहता है। ये क्या बोलता है कि भाई दुनिया में CO2 कम करो, क्योंकि CO2 एक ऐसा गैस है जो हमारा धरती, जो अर्थ का जो टेम्परेचर है, तापमान, उसको ये बढ़ा देता है। तो उसी के लिए ये काइटो प्रोटोकॉल है। ठीक है। और यहीं पर एक आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कन्फ्यूज़ नहीं करना, ये एक कनाडा में सिटी है। और काइटो प्रोटोकॉल कहाँ की सिटी है, ये जापान की सिटी है। तो काइटो प्रोटोकॉल तो हो गया ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, धरती का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कम करना है। कम कैसे होगा कि CO2 गैस जो हमारे इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, पेड़ों को काटने से जो हमारे वातावरण में जो बढ़ रही है तो उसको कम करना है। ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये रिलेटेड होती है
ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर को बचाना है ताकि जो स्ट्रेटोस्फीयर एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वहाँ से जो अल्ट्रावायलेट रे है हमारे धरती पर नहीं आए, क्योंकि धरती पर आने से जो यूवी रे होती है ये कैंसर वाली बीमारी प्रॉब्लम कर देती है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का काम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है दिए हुए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अभी तक के मतलब प्रोटोकॉल्स अभी तक साइन हुए हैं। तो मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में बात करूँगा। ठीक है, सबसे पहले 70 से स्टार्ट करते हैं। 1971 में रामसार कन्वेंशन, रामसार कन्वेंशन किससे बात करता, किसके लिए बात करता है? ये वेटलैंड के बारे में बात करता है। तो ये 1971 का है। रामसार एक मतलब ईरान में कंट्री है, इसका जो है फॉर्मेशन वहीं पर हुआ था, इसलिए इसको बोला जाता है रामसार कन्वेंशन। और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई हमारे देश में कितने रामसार कन्वेंशन के तहत वेटलैंड साइट है। ठीक है, तो ये आपको सर्च करके देखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा दूसरा, ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप देख सकते हो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये कब का है? 1987 का है। बेसल कन्वेंशन, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड रहता है? तो ये 1989 का है। ये क्या करता है? कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। जैसे मान लो कि ये कंट्री चाइना है, एक इंडिया है। चाइना क्या करता है? अपने मोबाइल सस्ते दामों में बेच के इंडिया भेज देता है। तो इससे क्या होता है? जब ये मोबाइल वगैरह ख़राब होती है तो कहाँ पे डिस्पोजल होगा? ये सब सारी चीज़, तो ये हैजार्डस और वेस्ट जो डिस्पोजल है हमारे कंट्री में हो जाएगी। तो इसको भी ये कंट्रोल करती है आपका बेसल कन्वेंशन के हेल्प से। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे और कौन कौन से हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 1992 का है। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी वाला याद रखना है, रोटरडम कन्वेंशन। ठीक है, ये किस लिए बात करता है? रोटरडम कन्वेंशन ऑन हैजार्डस केमिकल इन इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब केमिकल जो ट्रेड होती है इंटरनेशनली तो उसको जो रोकता है वो कौन करता है? रोटरडम कन्वेंशन के तहत किया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2001 में फिर साइन किया गया था द स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो होते हैं उनसे रिलेटेड। और 2013 में मीनामाटा डिजीज़ जो होती है जो इससे मरकरी से फैलती है, ये 2013 में साइन किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जो आपको याद रखनी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी जो है इसका फाउंडर कौन था भाई? फाउंडर कौन थे? वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ए, मोतीलाल नेहरू। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पूछा गया यहाँ पे कि द फ्लैग ऑफ मलेशिया जो होता है कंप्राइजेज अ फील्ड ऑफ अल्टरनेटिव रेड एंड वाइट स्प्रिट। आप जब देखोगे ना तो वहाँ पे देखना जो मलेशिया की फ्लैग होती है यहाँ पे वाइट और रेड, वाइट रेड इस तरह की स्ट्रिप होती है। तो टोटल 14 ऐसी स्ट्रिप होती है मलेशिया के फ्लैग में। तो ये भी पूछ लिया गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1D हो जाएगा 14। तो थोड़ा अगर हमारी अपनी कंट्री के अगर फ्लैग के बारे में बात करेंगे तो जिसको हम लोग तिरंगा बोलते हैं, इसमें जो प्रोपोर्शन होती है विड्थ और ये वाली लेंथ की जो रेशियो होती है कितनी होती है? 2:3 होती है। ठीक है, 2:3। और डिज़ाइन इसको किया गया था किसके कौन किया था इसको? पिंगाली बेंकिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो रेफ्रिजरेटर होती है, फ्रिज जो गर्म होती है, वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है? तो ये इवेपोरेशन जो प्रिंसिपल होती है उस पर काम करेगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया। तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो स्टार्ट हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो गया 2। और कब हुआ था अगर पूछा जाए मेरे भाई तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि द फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लिखा होगा द फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन इन इंडिया जो है ऑपरेटेड फॉर पब्लिक ट्रैफिक के लिए इन 1853 बिटवीन मुंबई से लेकर थाने। कितना डिस्टेंस था? 34 किलोमीटर के लिए, ये आपको याद रहेगा। चलो, और फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन के बारे में पूछा जाएगा तो ये का क्या नाम इसका? डेक्कन क्वीन 1929 में। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है इसमें। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है ये वाला थोड़ा आप जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो रेलवे की जो ये पटरी होती है ना, पहले ये चलते थे नैरो गेज में, उसके बाद हो गया मीटर गेज में, थोड़ा बड़ा हो गया, और उसके बाद अभी हो गया ब्रॉड गेज में। इसका क्या मतलब हुआ? ये वाले जो डिस्टेंस है पहले थे 0.76 मीटर, और मीटर गेज का नाम से समझ में आती है 1 मीटर, और ये जो ब्रॉड गेज है जिसमें अभी सारी ट्रेनें चलती है 1.676 मीटर होता है। तो ये आपको याद भी रखना है। कितने तरह के गेज होते हैं? ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। बट ये मीटर नैरो गायब हो चुके हैं, सिर्फ ब्रॉड गेज अभी बचा हुआ है, यही चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज़ द रियल फाउंडर
ऑफ द गुप्ता एम्पायर, तो ये जो कौन है भाई, फर्स्ट श्री गुप्ता जो है ये आपके रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर है। तो ये थोड़ी इनकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ऑर्डर टू हेल्प इन द फ्रीडम स्ट्रगल विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक के द्वारा जो है केसरी, ठीक है, केसरी जो है न्यूज़पेपर वो स्टार्ट किया गया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, ठीक है, ये नंबरिंग पे मत जाना। द क्लासिकल डांस ऑफ कथकली, अरे मेरे भाई इसमें मैंने 8 क्लासिकल डांस के बारे में बताया था। भरतनाट्यम तमिलनाडु में था, कथकली कहाँ का, थोड़ा याद करो। कथक जो था ये था यूपी का, कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों जो है ये केरल के हैं, ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। और ओडिशा के लिए क्या था, ओडिसी था। आंध्र प्रदेश के लिए क्या था, कुचिपुड़ी था। और असम के लिए क्या था, सत्रिया था। लास्ट क्वेश्चन देखो कि कृषिनाथम इज़ अ फेमस डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये जो है एक कृषिनाथम, आप जब पढ़ रहे होंगे तो लोकल डांस के बारे में भी आपको जानना है। तो ये जो है ये केरला का एक फेमस डांस है। तो इस तरीके से हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर ये लगे कि ये इस तरीके से डिस्कशन डेली 10 क्वेश्चन का बेनिफिट रहेगा रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो कमेंट करना, मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। और कोई सजेशन भी होगा तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।